बिल्कुल। जी। चित्रलेखा। हिंदी के ख्यातिनाम कथाकार भगवती चरण वर्मा का बहुचर्चित उपन्यास चित्रलेखा। काल की सीमाओं से परे मानव मन की गहराइयों में पाप और पुण्य की परिभाषा खोजती हुई कथा चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा कि राजनर्तकी चित्रलेखा सामंत बीजगुप्त की संगिनी है, किंतु बीजगुप्त के जीवन में आने से पहले चित्रलेखा ने कैसा जीवन जिया, ये हम अभी नहीं जानते। उपन्यास के अगले पृष्ठों में भगवती बाबू हमारे सामने खोलते हैं चित्रलेखा के जीवन के वही पिछले पृष्ठ। चित्रलेखा वेश्या न थी, वो केवल नर्तकी थी। पाटलिपुत्र की असाधारण सुंदर नर्तकी का वेश्यावृत्ति स्वीकार न करना, ये बात स्वयं ही असाधारण थी, पर उसके कारण थे और उन कारणों का उसके गत जीवन से गहरा संबंध था। चित्रलेखा ब्राह्मण विधवा थी। वो विधवा उस समय हुई थी जिस समय उसकी अवस्था 18 वर्ष की थी। विधवा हो जाने के बाद संयम उसका नियम हो गया था, पर बात वैसी ही अधिक दिनों तक न रह सकी। एक दिन उसके जीवन में कृष्णादित्य ने प्रवेश किया। कृष्णादित्य एक सुंदर नवयुवक था और उसकी सुंदरता में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कृष्णादित्य ने विधवा चित्रलेखा की तपस्या भंग कर दी। सुंदरी चित्रलेखा का दबा हुआ यौवन विकसित हो गया। विराग का तेज उल्लास की चमक से दब गया। चित्रलेखा के जीवन का स्रोत बदल गया। कृष्णादित्य ने चित्रलेखा से शपथ ली, जब तक हम दोनों जीवित रहेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, कोई भी हम दोनों को अलग न कर सकेगा। चित्रलेखा ने कृष्णादित्य की शपथ पर विश्वास कर लिया था। इसके बाद जो होना चाहिए था वही हुआ। चित्रलेखा गर्भवती हो गई। गुप्त प्रेम संसार पर प्रकट हो गया। कृष्णादित्य के पिता ने कृष्णादित्य को निकाल दिया और चित्रलेखा के पिता ने चित्रलेखा को। संपन्न पिता का पुत्र कृष्णादित्य गर्भवती सुंदरी चित्रलेखा को लेकर जनरव में निकल पड़ा। त्याज्य नवयुवक को समाज की भर्त्सना और अपमान असह्य हो गए। इस अपमानजनक जीवन की अपेक्षा मृत्यु से अधिक प्रिय लगी। रह गई चित्रलेखा। उसे एक नर्तकी ने अपने यहां आश्रय दिया। चित्रलेखा को एक पुत्र हुआ, पर उत्पन्न होने के साथ ही वो संसार को छोड़ गया। चित्रलेखा का कंठ कोमल था और शरीर सुंदर। जिस नर्तकी ने उसे आश्रय दिया था, उसने उसे नृत्य और संगीत कला की शिक्षा दी। इसके बाद चित्रलेखा भी नर्तकी हो गई। रहा भोग विलास। चित्रलेखा ने एक बार फिर वैधव्य के संयम को पालने का प्रयत्न किया। कृष्णादित्य और कृष्णादित्य का पुत्र दोनों ही चित्रलेखा के जीवन में आकर निकल गए, पर दोनों ही अपनी अपनी स्मृति उसके हृदय पटल पर छोड़ गए। पाटलिपुत्र का जन समुदाय
चित्रलेखा के पैरों पर लोटा करता था, पर चित्रलेखा ने संयम के तेज से जनित कांति को बनाए रखा। बड़े बड़े शक्तिशाली सरदार और लक्षाधीश नवयुवक उसके प्रणय के प्यासे थे, पर उसको कोई भी न पा सका। जन समुदाय के सामने वो असाधारण सुंदरी आती थी और विद्युत की भांति चमककर वो उनके सामने से लोप हो जाती थी। जिसने उसे एक बार देखा, उसके हृदय में उसे एक बार फिर देखने की अमिट साध उत्पन्न हो गई। एक दिन बीजगुप्त चित्रलेखा का नृत्य देखने गया। नाचते नाचते चित्रलेखा की दृष्टि बीजगुप्त पर पड़ी। एकाएक उसका मुख श्वेत हो गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कृष्णादित्य स्वर्ग से उतरकर उसका नृत्य देखने आया है। वो रुक गई और एक टक अपने को तथा अपने सामने बैठे हुए जन समुदाय को भूलकर बीजगुप्त की ओर देखने लगी। बीजगुप्त युवा था। उसकी अवस्था प्रायः 25 वर्ष की थी। चित्रलेखा के सौंदर्य के वशीभूत होकर वो भी एक टक उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गईं। जन समुदाय की आंखें उस व्यक्ति की ओर घूम गईं जिसको चित्रलेखा देख रही थी। लोगों के मुख से निकल पड़ा, अरे ये तो बीजगुप्त है। चित्रलेखा ने भी यह सुना। अपनी भूल पर उसे परिताप हुआ, पर उससे अधिक क्रोध। बीजगुप्त की ओर से आंखें फेरकर वो नृत्य करने लगी। नृत्य समाप्त होने के बाद बीजगुप्त चित्रलेखा के सामने गया। उसने कहा, क्या कभी आपके स्थान पर आपके दर्शन कर सकने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा? नहीं, मैं व्यक्ति से नहीं मिलती। मैं केवल समुदाय के सामने आती हूँ। व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं। व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। समुदाय की प्यास उसके प्रत्येक व्यक्ति की प्यास है। फिर ये भेद क्यों? भेद जानना चाहोगे तो सुनो। जिसे सब समुदाय का उल्लास कहते हैं, वो समुदाय के व्यक्तियों के रुदन का संग्रह है। निर्बल व्यक्तियों की आहें संगठित होकर समुदाय द्वारा जनित क्रांति का रूप धारण कर सकती हैं। और साथ ही जहां समुदाय से हानि की कोई संभावना नहीं होती, वहां व्यक्ति का ममत्व भाव भयोत्पादक केंद्र बन जाता है। तो फिर ये समझ लो कि मेरे लिए आपका द्वार बंद है। व्यक्तित्व जीवन में प्रधान है और व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। जब व्यक्ति वर्जित है तो उस व्यक्ति के लिए समुदाय का भाग बनना अपना ही अपमान करना है। बीजगुप्त इतना कहकर तीर की भांति वहां से चला गया। बीजगुप्त चला गया, पर चित्रलेखा के हृदय में वो एक प्रकार की हलचल पैदा कर गया। दिन पर दिन बीतते गए, पर चित्रलेखा ने बीजगुप्त को फिर न देखा। कृत्रिम उपेक्षा धीरे धीरे दूर होती गई और चित्रलेखा के हृदय में बीजगुप्त की स्मृति प्रबल हो उठी। नित्य ही नृत्य भवन में बैठे हुए दर्शकों में उसकी आंखें बीजगुप्त को ढूंढती थीं, पर अंत में उन्हें निराश होना पड़ता था। लाख दबाने की चेष्टा करने पर भी अभिलाषा प्रबल ही होती गई। एक दिन चित्रलेखा ने अपनी दासी से पूछा, इस नगर में बीजगुप्त नाम का कोई व्यक्ति रहता है? बीजगुप्त को कौन नहीं जानता देवी। वह इस नगर का सबसे सुंदर और प्रभावशाली युवक सामंत है।
चित्रलेखा ने दासी को एक पत्र दिया और उसे बीजगुप्त को दे देने को कहा। दासी ने बीजगुप्त को वो पत्र दे दिया। उसमें लिखा था, चित्रलेखा बहुत सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केवल एक व्यक्ति उसके जीवन में आ सकता है और वो व्यक्ति बीजगुप्त है। पत्र पढ़ते ही बीजगुप्त के सारे शरीर में सुख का एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। उसी दिन से इन दो प्राणियों का साथ हुआ, पर फिर भी चित्रलेखा गणिका न थी। चित्रलेखा सौंदर्य की सीमा थी तो बीजगुप्त उसका विलास वैभव। सौंदर्य और विलास के इसी समुद्र में चेतना मंथन करके श्वेतांग को निकालना था अपनी जिज्ञासा का उत्तर। किंतु नर्तकी चित्रलेखा का सौंदर्य संसार उसके मानस को किस उलझन में ले गया, ये हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। आज की कड़ी में सामंत बीजगुप्त बने कमल शर्मा और चित्रलेखा थी दिशि दुग्गल। उपन्यास के सूत्रधार थे हरीश भीमाणी। सहायक राजेश मलिक। परिकल्पना और प्रस्तुति लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब शीला शुक्ल की आपसे भेंट अगले सप्ताह होगी। तब तक नमस्कार। तो ये प्यारा सा जो उपन्यास था उसको हम लोग ने सुना जी। और अगली कड़ी का भी हम सभी मिलकर करेंगे इंतजार।